नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 1 साल नमो नमो। जी हाँ, वायदे किए थे मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या देश के खजाने पर एक चौकीदार अपनी चौकीदारी निभा रहा है? क्या देश का खजाना भर रहा है? जनता खुशहाल है? इन्हीं सवालों के साथ आज मेरे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नयनपाल रावत जी हैं। रावत जी, आपका स्वागत है। रावत जी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार दूसरी बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बालकिशन जी हैं। बालकिशन जी, आपका स्वागत है। बालकिशन जी पूर्व चेयरमैन हैं और कांग्रेस के जाने माने चेहरों में से एक है। सबसे पहला सवाल, सटीक सवाल, नयनपाल रावत जी, अच्छे दिन आ गए क्या? जी हाँ संदीप जी, बिल्कुल अच्छे दिन की शुरुआत है और अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। जैसा मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार पे पूरी तरह लगाम लगा देंगे। भ्रष्टाचार पे आज ना तो किसी हमारे नेता या मंत्री की और ना ही किसी बड़े ऑफिसर की हिम्मत पड़ती है कि वो किसी से रिश्वत लेके खा जाए। दूसरा, जैसे कोयले की खानों के आवंटन थे, इनको ये देते 2 लाख करोड़ रुपए की राशि कि मात्र हमारी 20 कोयला की खानों से आया है और जिसका ये नहीं पता लगता था कि ये पैसा कहाँ गया, कौन सा मंत्री खा गया, कौन सा अफसर खा गया। बड़ी सटीक बोली के साथ 2 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपने खजाने में डाला और 1 लाख करोड़ रुपया जो ये 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला कांग्रेस की सरकार में होते थे उसका बचा के 3 लाख करोड़ रुपए का राशि अभी हमारी सरकार ने, जिन चीजों का आम जनमानस को यही नहीं पता होता था कि इनकी बोली कब लगी, कितना पैसा आया। तो इस तरीके से अच्छे दिन की शुरुआत आदरणीय मोदी जी ने भारत देश के अंदर कर दी। जी सारे आंकड़े रट के आए हैं हमारे स्टूडियो में, मेहनती हैं, बड़ा नाम है, चुनाव पृथ्ला से लड़े हैं। आंकड़ों से क्या गरीब का पेट भरता है जी? आंकड़े तो मनमोहन सिंह जी के भी बहुत अच्छे थे। देखिए संदीप जी, कहाँ आए पैसे? 2000 4000 जमीन पर और गरीब पर और किसान पर कितना असर पड़ा, इससे अच्छे दिन बताइए। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए अभी थोड़ी सी कहर परमात्मा की तरफ से किसान पे हुआ। 1099 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने, जो पूरे भारतवर्ष में पहली बार हुआ, 1099 करोड़ रुपए की राशि केवल हरियाणा के किसानों को दी है। जो हरियाणा में केवल 241 करोड़ रुपया अभी पिछले दिनों जब हुड्डा जी की सरकार थी, जब ऐसी कोई आपदा आई थी तो केवल 241 करोड़ रुपया, लेकिन मात्र 241 करोड़ रुपया तो अकेले जिला फरीदाबाद के अंदर जो है ना हमारे सीएम साहब ने प्रधानमंत्री की तरफ मिला है। जितना हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा को दिया उतना केवल फरीदाबाद में, और वो मोदी जी की देन है। इसलिए किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। किशन जी, अच्छे दिन आ गए क्या? सर बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं आ गए। हो सकता है बीजेपी वालों के लिए अच्छे दिन हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए और किसान के लिए किसी भी उसमें अच्छे दिन नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो जहाँ पे भट्टे हैं, कंपनियां चल रही हैं, आज के डेट में उनके भी चेक बन करके आए हुए हैं। किसी पटवारी ने कोई किसी प्रकार का मौका मुआयना नहीं किया गया है। गांव के लोगों को किसी उसमें पूछा नहीं गया है। बीजेपी के जो नेता हैं सिर्फ उनके घर में बैठ करके जो अपने चेक बटे थे अपने कृषि के, उसके गेहूं की फसल जो बर्बाद हुई थी उसमें वो घर पर बैठ करके ही उनके चेक बांट दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि बीजेपी के नेताओं के घर चेक बने हैं और उसमें कार्यकर्ताओं के दे दिए गए, किसान को नहीं दिए गए। आज भी हमारे पास आज भी इस मुद्दे में है, आरोप लगा रहे हैं। आज भी हमारे पास इस उसमें है। हमारे ही गाँव के एक बंदे ने आज इसी उसमें डीसी साहब को कंप्लेंट दी है, मोदी साहब के यहाँ पे चिट्ठी डाली है, आज भी उसके हमारे पास लिखत है। देखिए, जहाँ तक किसानों के इस गिरदावरी की बात है, हमारी सरकार ने 2 बार, क्योंकि जो बरसात है इस बार करीब 1 हफ्ते चली और 2 बार गिरदावरी कराई। पहले गिरदावरी, फिर दोबारा से उसकी जो है गिरदावरी कराई और गिरदावरी करा करके, और आपने देखा होगा कि एसडीएम साहब, डीसी साहब और हमारे जो एमएलए थे या हमारे कार्यकर्ता थे, आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को चेक बांटे गए और नेताओं के घर बैठ के चेक बनाए गए। इस बात का सीधा सा जवाब चाहिए मेरे को। कार्यकर्ता किसान क्या नहीं हो सकता? कार्यकर्ता, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कार्यकर्ता भी किसान है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या किसान नहीं हो सकता? ये तो सवाल ये तो इनके रोजाना के आदत हो गई है इन्हें जो ना आरोप प्रत्यारोप लगाने की। मैं तो अच्छे दिन की बात बता रहा हूँ। अच्छे दिन सर किसी के नहीं आए, सिर्फ मैंने बोला ना कि जो बीजेपी के नेता है उन्हीं के ही अच्छे दिन आए। एक आम आदमी की जो दिहाड़ी थी, मजदूर की जो दिहाड़ी थी, आज के टाइम उसके खाने के लिए
रोटियां नहीं है। और कांग्रेस के टाइम में वो अपना 350-400 रुपए की दिहाड़ी लेकर के अपने शाम को फर्स्ट क्लास खाना खा करके सुबह काम पर निकल जाता। आज उसको आम पब्लिक का मुंह देखना पड़ा है कि भाई हमें रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब आपके अच्छे दिन ज्यादा अच्छे थे जी, कांग्रेस के अच्छे दिन जो थे अभी जनता याद भी कर रही है, उसे नहीं याद? जनता याद कर लीजिए, आज इलेक्शन हो जाए तो फिर से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। बड़ा दम भर रहे हैं जी, लग रहा है नेमपाल रावत जी जब इतना ही दम था तो सरकार को चुनाव 6 महीने और साल में नहीं होते। ये यहाँ की प्रक्रिया है, संविधान की प्रक्रिया। 5 साल में चुनाव आएगा और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी साहब की सरकार 5 साल के लिए नहीं है, ये मोदी साहब की सरकार 15 साल के लिए है। जितना शासन कांग्रेसियों ने करना था कर चुके, अब इन्हें बहुत विशेष आराम की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना जी, बीमा योजना, सफाई की व्यवस्था, और जहां तक भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी वालों के अच्छे दिन आ गए, बीजेपी के किसी भी सांसद को विदेश जाने की अनुमति नहीं है। मोदी जी ने उस पर रोक लगा रखी है। कोई पैसा वेस्ट इसका सरकार का मंत्री कर नहीं सकता, 2 पैसा सरकार का मंत्री खा नहीं सकता। कल भी सीएम साहब के यहाँ को बात हो रही थी तो उन्होंने कहा पहले जब भ्रष्टाचार फैला हुआ था तो लोग कहते थे, कर्मचारी कहते थे ऊपर देना है, ऊपर देना है, लेकिन अब जब ऊपर वाले ही वहाँ बैठे हैं वही पैसे नहीं लेते तो नीचे वाले बहाना तो कम से कम नहीं लगाएंगे ना कि ऊपर देना है। तो भ्रष्टाचार पे पूरी तरह रावत साहब 60,000 रुपए रजिस्ट्री का लिया जा रहा है तहसील के अंदर, 60,000 से 70,000 रुपए तहसील में लिया जा रहा है रजिस्ट्री अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए। थानों चौकियों में आप देश की बात छोड़ के आप तहसीलों मैं तहसीलों को 12 उसके वहाँ हमने धरना दिया था, 2 रुपए किलो वाला जो अनाज था वो उन लोगों को नहीं मिला। बीजेपी उन लोगों को 2 रुपए किलो वाला अनाज भी नहीं मिला। बालकिशन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीजेपी का ही नारा है चलो गाँव की ओर जी, तो गाँव तो तहसीलों से ही बनेगा। बिल्कुल तहसीलों, गाँव की हालत इतनी बेकार हमारी सरकारों ने ई केंद्र खोलकर बकायदा टोकन मिलता है। पहले जो चाहता था वो रजिस्ट्री करा देता, बकायदा टोकन मिलता है, टोकन के साथ रजिस्ट्री होती है। साहब अभी आपने कल या परसों देखा होगा टोकन के उसमें तहसील में कर्मचारी ही नहीं थे, न्यूज में भी आई थी, आपने देखा होगा शायद। जहाँ तहसीलों में अभी भी कोई गड़बड़ होती है। देखिए सरकार का काम पारदर्शिता लाना है और पारदर्शिता लाने के लिए ई दिशा केंद्रों को खोला गया है। और उनकी जो इनका रजिस्ट्रेशन होता था जिसपे ये फीस लेते थे, रजिस्ट्रेशन की 16-25 मई 25 तारीख तय कर दी है, महीने की 16 तारीख को और 25 तारीख को 2 दिन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन आएगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, नेमपाल रावत जी ने तमाम आंकड़े, तमाम तर्क, जनधन योजना, ई दिशा, बहुत सारी बातें की, लेकिन ये जमीन पर क्या ये लागू है? क्या जमीन पर आम आदमी को महसूस हो रहा है बालकिशन जी की सही हो सर? बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि आम आदमी के लिए सरकार बिल्कुल भी अच्छी वो लेके नहीं आई है। उनके पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उनके लिए क्या अच्छे दिन होंगे? एक गरीब आदमी को सिर्फ यही चाहिए कि उसके लिए सर के ऊपर छत हो, पहनने के लिए कपड़े हो और खाने के लिए रोटी हो, उसको यही चाहिए। जब उसके पास वही नहीं है तो अच्छे दिन किसके आएंगे? अच्छे दिन तो नेता जो बड़े नेता है उन्हीं के आएंगे। सवाल आपसे लाजमी बनता है, एक घर को बनाने में कितना समय लग जाता है? एक घर को बनाने में करीबन 2 महीने तो लग ही जाएंगे जी। 60 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई छत। 60 साल में कांग्रेस नहीं सर, 60 साल में कांग्रेस ने गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ किया। आपने मेरा क्वेश्चन मेरे से करना चाहिए था, आपने सीधा बालकिशन जी को कर दिया। बहुत कुछ दिया है। 60 साल में ये कहते हैं कि जी रोटी किसी, क्या मोदी जी ने रोटी छीनी है? क्या गरीबों का जो रोजगार छीना है? जब रोजगार आज तक 60 साल में कांग्रेस दे ही नहीं पाई तो उनकी रोटी चली कहाँ गई? जिस टाइम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम इस्पात मंत्री प्रमोद महाजन जी हुआ करते थे और उस टाइम 80 से 90 रुपए किलो सरिया बिक गया था। जमीन पर लोगों को राहत मिली? क्या आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि आज मेरा देश सुरक्षित है, आज मेरे लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है? क्या मेरे बच्चों का भविष्य किसी अच्छे हाथ में है? ये चर्चा जारी रहेगी 1 साल नमो नमो में, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और पूछेंगे कांग्रेस के बालकिशन से कि कहां गायब हो जाते हैं राहुल गांधी जब देश पर युवा आता है सड़कों पर। देखते रहिए खबर 24।
एक साल नमो नमो में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप और मेरे साथ स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट बीजेपी के नैनपाल रावत जी और बालकिशन कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों को तर्क दे रहे हैं कि एक साल देश में नमो नमो हो रहा है या नहीं। सीधा सवाल आपसे, जब युवा सड़क पर होता है तो ये राहुल गांधी कहाँ छुप जाता है? ये नारा चला था निर्भया कांड में, ये नारा चला था किसानों के बीच में, लेकिन आज आपके राहुल गांधी जी जो छुट्टियां मना के आए उसके बाद तेवर उनके बहुत कड़े हैं, अच्छे हैं। लगता है कि राहुल गांधी जी आपके अच्छे दिन ले आएंगे, कांग्रेस के अच्छे दिन ले आएंगे? नहीं, अच्छे दिन तो देखो जी लेके आएंगे बिल्कुल। हमारी राहुल गांधी जी और जनता के बीच में ही थे, युवाओं के बीच में ही थे, किसानों के हितों के ही उसमें सोच रहे थे और उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष भी किया है। मतलब एकांतवास में जाके? नहीं, एकांतवास में नहीं, वो पब्लिक के बीच में ही थे। कहाँ थे बता दीजिए आप? यहीं पे थे जी, पब्लिक के बीच में ही। नहीं जी, दिल्ली में ही थे, वो गए थे थोड़ा सा। कहाँ गए थे थोड़ा सा? आप कह रहे हैं इसकी तो जानकारी हमें भी नहीं है जी, लेकिन पब्लिक में थे। पब्लिक में थे जी। तो कांग्रेस को झूठ बोलने क्या? क्योंकि ये तो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं स्टूडियो में एक बात कह रहे हैं कि पब्लिक में थे, लेकिन आपको पता नहीं पब्लिक में कहाँ थे जी। तो कैसी पब्लिक थी वो? ठीक है, आम पब्लिक के बीच में ही थे। भी आपने देखा था कि जो अपना दशहरा ग्राउंड में जो मैदान में जो रैली हुई थी उसमें सरकार पे आपने बहुत बड़े देखिए, मेरे पास उसकी छत नहीं है, रोटी नहीं है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। अभी डीएफसी साहब से हमने घेराव किया था। बताइए कि 60 साल के अंदर देश में कांग्रेस की सरकार रही है, इंदिरा जी की सरकार, राजीव जी की सरकार, मनमोहन जी की सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, इतनी बड़ी बड़ी सरकारें और ये 10 महीने की मोदी सरकार। आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, आज जो टाइम है, जो देन है वो सारी कांग्रेस की देन है। चाहे वो रोड्स की देन हो, चाहे वो मेट्रो की देन हो, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी हटाई है वो कांग्रेस नहीं हटाई है। ये सब, लेकिन अब से पहले आपने जो आज किसानों ने इतनी आत्महत्या की, आज की देन है भाई साहब, किसानों ने इतनी आत्महत्या की है, वो अब से पहले कभी नहीं हुई। आपसे पूछ रहे हैं जो ये गरीबी बेरोजगारी। जी गुलावत साहब पूछिए। शिक्षा, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं है। आज जो ना अपने इलाज तक के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। एक ऑल इंडिया मेडिकल वहां बनना पड़ा, इसका आज तक कोई संस्था भी, जबकि आज ये कम से कम हर शहर में इसकी एक संस्था होनी चाहिए थी, एक हॉस्पिटल इसका होना चाहिए था ऑल इंडिया मेडिकल का, जो आज तक नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, अभी आप दावे के साथ कहते हैं 5 साल के पुल का उद्घाटन किया था 5 साल की मोदी सरकार में अभी उसके ऊपर कुछ भी एक ईंट भी नहीं रखी गई, जबकि उसका अभी कोई जमीन एक्वायर भी नहीं की गई है। जिसका अभी उद्घाटन किया गया वो सिर्फ इलेक्शन को दिखाने के लिए किया गया था। गरीबी पर हो रही है बात, सिर पे छत की हो रही है। 60 साल आपके 10 महीने 11 महीने मोदी जी के। बात शिक्षा स्कूल पे भी हो रही है, बात शिक्षा स्कूल किसान और हॉस्पिटल पे हो रही है, बात बीमारी पे हो रही है। लेकिन ये 60 साल बनाम 12 महीने, बालकिशन जी आप कैसे देखते हैं? उससे पहले 12 महीने कैसे और आपके 60 साल कैसे? उससे पहले अटल जी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस टाइम क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम प्रमोद महाजन भी इस्पात मंत्री हुआ करते थे और 60 से 70 रुपए किलो लोहा बिक गया था जी। उस टाइम भी तो बीजेपी सरकार थी ना जी, और 350-310 रुपए का सीमेंट का सकता था हमारे प्रोग्राम। तो उस टाइम भी तो बीजेपी सरकार थी। एक साल नमो नमो, हम एक साल मोदी जी के काम पर, उनके काम को हम अंजाम देख रहे हैं और जनता के बीच उसका कैसा संदेश जा रहा है? बालकिशन जी मुद्दा ये है, आपको क्या लगता है ये 12 महीने आपके 60 महीने पे भारी पड़े या नहीं? सर, जनता खुद इसका फैसला दे देगी। इलेक्शन हो जाए तो जनता खुद फैसला उसको दे सकती है। और आप जो है ना व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखेंगे। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस से है कि जो कांग्रेस का शासन रहा उस पर क्या मोदी जी के 12 महीने भारी पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे? आप बताइए। नहीं पड़ रहे जी, बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। खुद बीजेपी वाले जो नेता हैं, बीजेपी वाले जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो भूखे मर गए। जो बीजेपी के नेता हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर, वो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि भूखे मर गए। सवाल मैं नैनपाल रावत जी से बोल रहा हूँ, पिछले 60 साल का शासन और 12 महीने का शासन, क्या मोदी जी का शासन भारी पड़ रहा है? बालकिशन जी कह रहे थे कि जनता के लोग कहते हैं भूखे मर गए। जनता नहीं कहती भूखे मर गए। भूखे मरने की अगर कहीं नौबत आनी शुरू हो गई है तो वो कांग्रेस के लीडरों की आ गई है, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार का माल इस समय नहीं खाने को मिल रहा है। और मैं तो ईमानदारी के साथ एक बात बढ़ चुका है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ऐसा तो कम से कम 15 साल तक और कांग्रेस अभी आप पटवारी से तो उसमें मेरी बात का आप जवाब सुन ले, मैं शांत बैठा था, प्लीज सुन लीजिए। इस बहस से कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात कीजिए, सबूत के साथ आइए जी। क्या आप कह रहे हैं भुखमरी कांग्रेस के नेताओं में है जी। बुरे दिन अगर कहीं आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार का वो किसी पार्टी में
और इसके जीते जागते उदाहरण मोदी जी ने दिए हैं। मैं अपने छोटे भाई से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आज से 10 महीने पहले भी इंडिया की हालत, हमारे इस भारतवर्ष की हालत, क्या विदेशों में इसकी रेपुटेशन यही थी जो आज है? क्या विदेशी भी आज जर्मन में भी, अगर जो जर्मन के लोग भी वहाँ कंपनी लगाकर बैठे हैं हमारे इंडिया में, और अगर वहाँ भी उनके जब वो टैक्सेस की और दूसरी चीजों की बातें करते हैं तो हमारा एक ऑफिसर वहाँ बैठा होता है, और अगर उन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार किया तो इतनी लंबी लिस्ट उनके मुंह बोलता नहीं है वहाँ। अगर उसको कहो ना चले जाए तो चला जाता है। ये आंकड़े हैं, रिकॉर्ड है, और इतनी बड़ी लिस्ट उनके वहाँ पहुंच जाती है कि आपके पास इतने किस्म के जुर्माने लग चुके हैं, इतने किस्म का टैक्स लग चुका है। जब जर्मन में भी बैठे हुए यहाँ से जो जर्मन की कंपनियां यहाँ व्यापार कर रही हैं, वहाँ के भ्रष्टाचार को मोदी खत्म कर सकता है। हर चीज के पीछे, एक एक चीज के पीछे उन्होंने एक एक आदमी को लगा रखा है कि भ्रष्टाचार का तंत्र कौन है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, न सरकार का आदमी, न गैर सरकार का आदमी, और न ही कोई ऑफिसर 5 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और जहां तक मोदी जी की आम जनता खुश है इस बात से? बिल्कुल, आम जनता तक खुशहाली पहुंच रही है। ये तो, और बार बार मोदी जी ने नारा लगाया था फर्स्ट टाइम के जी हम हर एक खाते में 15 लाख लाएंगे। ये बार तो जिस मुद्दे पे सरकार बनी थी तो वो मुद्दा तो सरकार भूल ही गई। उस मुद्दे के ऊपर कोई मोदी जी ने आज तक कोई वर्ड ही नहीं बोला। केवल एक मुद्दा नहीं था। यस, बिल्कुल ठीक है, केवल एक मुद्दा नहीं था। जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी थे तो फिर बीजेपी ने अपनी पार्टी में क्यों मिला लिया? उनको इलेक्शन क्यों लड़ाया? क्योंकि जो इलेक्शन लड़के एमपी एमएलए आए हैं वो सब कांग्रेस के जीत गए सारे। अपनी तो इसकी कोई छवि थी नहीं बीजेपी की। अच्छा, जितने भी कार्यकर्ता थे, एमएलए थे, एमपी थे, जो पहले कांग्रेस के दावेदार हुआ करते थे, वो बीजेपी में ब्लैक मनी का मुद्दा था। तो जब ये कांग्रेस थी तो नेताओं को क्यों लिया? जनता को ये पता है। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने कहा, जब कांग्रेस भ्रष्ट थी तो एमएलए एमपी को पार्टी के अंदर सम्मिलित किया गया, तो उन्हीं के सहारे आप संसद में एक फल खराब होता उसको तो अगर मैं सारे फल खराब होंगे नहीं होंगे। आप मुझे बताइए इस चीज का। आप बालकिशन जी, आपने बताया भडाना जी को जो पूर्व सांसद यहाँ, उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनकी क्या जरूरत थी? अगर कांग्रेस में इतने ही भ्रष्ट लोग थे, इतने ही बुरे लोग थे, इतने ही आज भी 6-7 एमपी करके कांग्रेस का आए हुए हैं, क्यों सजा रहे? बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति जो कल भ्रष्टाचार के अड्डों पर डूब रहता था, या कोई अफसर है या अधिकारी है, ठीक है, कोई अगर भाजपा में आए तो भाजपा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जगह भाजपा में किसी को मिली हो तो उसका मुझे नाम बता दे। सीधा सवाल बालकिशन जी से मेरा है इस स्टूडियो में और इस खास कार्यक्रम में कि 1 साल नमो नमो, 5 सरकार की नाकामियां आप बताएं बालकिशन जी, 5 नाकामियां। सफाई के नाम पर गंदगी इतनी मिलेगी कि जिसका हम जवाब नहीं दे सकते। दूसरा, भारत अभियान फ्लॉप हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप है। आप बताइए किसी दिन आपने न्यूज पर देखा हो तो जिस टाइम सरकार बनी थी या बनने वाली थी उस टाइम रोजाना हमारे अधिकारी भी और नेतागण भी सारे रोडों पे झाड़ुआं मारते थे। आज की डेट में आप देखिए सब भूल चुके हैं। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं उससे। रोजगार बिल्कुल जीरो है इस टाइम, बिल्कुल रोजगार नहीं है आम आदमी के लिए। आप लेबर चौक पर जाकर देखिए, वहां पे पहले 500 मजदूर हुआ करते थे बेलदारी करने वाला, आज वहां पे 200 भी नहीं है। काम ही नहीं है, कहाँ क्या करेंगे? ये तो अच्छी बात है। उसके मतलब 300 लोगों को रोजगार मिल गया। रोजगार है नहीं होते थे कांग्रेस के राज में, जा चुके हैं यहाँ से, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। लोग 300 लोगों को रोजगार मिल गया है, वो अपने घर में बैठ चुके हैं जाकर के, उनके पास रोजगार ही नहीं है। लेबर चौक पे भी आदमी के पास काम नहीं है आज की डेट में। ये पोजीशन है। रही बिजली की समस्या, बिजली का आप कट देख लीजिए, आपके सामने होगा, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बिजली कितनी भयंकर समस्या, हर 2 घंटे बाद कट लग रहा है। 2 घंटे लाइट आ रही है, 4 घंटे बाद कट लग रहा है। बालकिशन जी ने बड़े आरोप लगाए, बेरोजगारी बढ़ी है। जो स्वच्छता अभियान मोदी जी का था, जो झाड़ू लेके फोटो खिंचवाने का अभियान था, वो फ्लॉप साबित हो गया। गंदगी का ढेर है, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। बिजली ऐसे आती है जैसे कभी ईद का चांद दिख जाए। कई आरोप इन्होंने लगाए। 5 उपलब्धियां आपसे नयनपाल रावत जी, जिन पर आप 56 इंच का सीना दिखा सके कि अच्छे। मैं रावत जी से पूछना चाहूंगा कि रावत जी वार्ड बंदी किस में कराई जा रही है? मेरा सवाल बालकिशन जी, मोदी जी को लेके फिर वार्ड बंदी पे मत आ जाओ। देखिए सरकार की सारी सरकार के देख में काम हो रहे हैं सारे। इस इलेक्शन पार्षद निगम पार्षद के इलेक्शन होने थे। मेरा सवाल नयनपाल रावत जी से, 5 ऐसे मुद्दे जिन्हें गिनाने में आपकी छाती 56 इंच की हो जाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि स्वच्छता अभियान ये कोई जबरदस्ती पकड़ के लागू नहीं किया जा सकता। जी। सरकार ने, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के प्रति
लोगों को जागरूक करने का काम किया, सरकार ने जागरूक करने का काम किया। और मैं समझता हूं इसका कम से कम 30 से 40% लोगों पे, हम खुद भी कोई चीज जब वहां गाड़ी में चलते थे तो उठा के डाल देते थे। आज हम कम से कम सस्ता अभियान और जनधन योजना, बीमा योजना और विदेशों में अपनी दोनों पहचान बनाने का और एक भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे इनके साथ साथ जो मोदी सरकार कर रही है। और मैं, आपको गर्व है इस एक साल पे? 56 के 58 इंच का सीना होता है जब मोदी जी की जो इन बातों को जो देखते हैं, मोदी जी की इस काबिलियत को देखते हैं तो 58 इंच का सीना होता है। मोदी जी, और ये पता नहीं हो तो आप सुन लें कि आपके कार्यकर्ताओं का जोश दुगना है। आप 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री बने थे, अब 58 इंच सीने के भी कार्यकर्ता। और इसके साथ साथ जो कांग्रेसी है इनके सीने सुगड़ते जा रहे हैं और हो सकता है धीरे धीरे आके ये कहीं सीने खत्म ना हो जाए इनके इस जो काबिलियत को। मैं रावत जी से यही पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के नेता भ्रष्ट थे तो उनको पार्टी में किससे सम्मिलित किया गया? जी देखिए, मैं तो इस मुद्दे पर ही पूछूंगा कि आपसे कि एक फल गंदा है तो हम उसको 10 फलों में टोकरी में क्यों रखें? तो 10 फल गंदे होंगे नहीं होंगे? मुझे इसकी जवाब दीजिए। ये बालकिशन जी माहौल की बात होती है। जहाँ स्वच्छ लोग रहते हैं, जहाँ ईमानदार लोग रहते हैं, वहाँ आके बेईमान आदमी भी ईमानदार बन जाता है। मंदिर में और उसमें जाके के मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बड़े साधु की कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जो है ना संगति। मैं अपने बड़े भाई रावत जी से पूछना चाहूंगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बातें कांग्रेस में चलती थी, बीजेपी में एक मछली की वजह से हो जाती है। ऐसा बीजेपी नहीं चल रही है। मछली गंदा नहीं कर सकती क्योंकि मोदी रूपी मगरमच्छ पहले से था। वो रावत जी के सामने भी और आप लोगों के सामने भी हमने भी देखा हुआ क्या सिस्टम चल रहा है। सिस्टम कोई बाहर नहीं है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई। मोदी जी ने देश की छवि को दुनिया में ऐसे चमका दी है जैसे पहले कभी नहीं थी। मोदी जी बेरोजगारी को कम करने के लिए दिन रात संकल्प में है। मोदी जी एक दिन भी चैन नहीं लेते जब देश की भलाई के लिए वो आगे ना बढ़े। ये कहना है प्रधानमंत्री की जनधन योजना। लेकिन बालकिशन जी का कहना है कि आज भी बिजली आने से ज्यादा जाने की लाइन में रहती है। तहसील में रजिस्ट्रियों के लिए काले धन और बोलबाला रिश्वतखोरी का है। स्वच्छता योजना आज भी अंगूठा दिखाती प्रतीत हो रही है। लेकिन एक साल में नमो नमो हुआ या नहीं, ये चर्चा जारी रहेगी। कल फिर और किन्हीं बड़े चेहरों के साथ देखते रहिए न्यूज़ 24। और आप रावत जी हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, ये बात तो हम कहना चाहते हैं आपको कि आपका हमें पहले धन्यवाद करना चाहिए था कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ये आप जो लेके आए हो, और ये परमात्मा करे आपका सफल हो और आपका न्यूज चैनल तरक्कियों पर जाए, क्योंकि आपने एक ऐसे मुद्दे को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके स्टूडियो के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का काम किया। अगर हमारी कमी भी होगी तो वो भी जनता के सामने आनी चाहिए, जिसको हम सुधार सकें। बिल्कुल। बालकिशन जी, आप भी स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सभी भाइयों को यही दुआ करूंगा कि वो अपने न्यूज की तरफ से दिन दुनिया और रात तरक्की करें। नमस्कार। तो ये थे आज हमारा चर्चा का विषय, एक साल नमो नमो। और आपने देखा कि दोनों ही पक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। आखिर फैसला तो जनता को करना है कि नमो नमो जारी है या नमो नमो सीन से आउट है। मुझे भी दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, एक साल नमो नमो। जी हाँ, वायदे किए थे मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या देश के खजाने पर एक चौकीदार अपनी चौकीदारी निभा रहा है? क्या देश का खजाना भर रहा है? जनता खुशहाल है? इन्हीं सवालों के साथ आज मेरे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नयनपाल रावत जी हैं। रावत जी, आपका स्वागत है। रावत जी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार दूसरी बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे। मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बालकिशन जी हैं। बालकिशन जी, आपका स्वागत है। बालकिशन जी पूर्व चेयरमैन हैं और कांग्रेस के जाने माने चेहरों में से एक हैं। Thank you.